गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में। ठीक है, अभी तक अपन ने औसत लाभ आधार ये हमने पढ़ लिया था। अब उसी में दूसरा है पूंजीकरण विधि। ना औसत लाभ आधार में हमने दो मेथड पढ़े थे, अगर तुम्हें याद होगा तो। कौन सा? सरल औसत लाभ, और फिर उसमें हम लोग ने पढ़ा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और तीसरा क्या पढ़ा था? सुपर प्रॉफिट। ये तीन चीज़ हम लोग ने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे पूंजीकरण विधि। अब ये पूंजीकरण विधि होती क्या है? देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी हम व्यवसाय में लाभ कमाते हैं उनका हम पूंजीकरण करके हम क्या निकालते हैं? ख्याति की गणना करते हैं। बहुत आसान है। अब इसमें भी जैसे दो मेथड है, अपन दोनों मेथड पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, और इसमें दूसरा है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अब ये दो मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, अगर एग्ज़ाम में हमें पूंजीकरण विधि कहा गया है और ये नहीं कहा गया है कि दोनों में से कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, तो कोई भी मेथड से आंसर निकालना, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? दोनों आंसर सेम आएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ये कब करना है? जब क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि ख्याति की गणना कीजिए पूंजीकरण विधि के अनुसार, और ये नहीं बोला है कि औसत लाभों की पूंजीकरण विधि करनी है या फिर अधिलाभों की पूंजीकरण विधि करनी है। ये कुछ नहीं कहा गया है। तो जो अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखा लूँगा, जो तुम्हें फॉर्मूला इजी लगे उस फॉर्मूला से तुम क्या करना? आंसर निकालना, और दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, चलो अब देखो, हम सबसे पहला पढ़ते हैं औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। देखो, हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा? स्टेप वाइज रहेगा। तो इसमें फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? औसत लाभ। अब ये तुम्हें आता है, हम लोग औसत लाभ कैसे निकालते हैं ये हम लोग ने पीछे पढ़ा था। मतलब कोई भी क्वेश्चन हमें करना है तो पहले औसत लाभ तो हमें निकालना ही है। जितने भी वर्षों के लाभ दिए होंगे उनको जोड़ लेंगे, और जितने वर्षों का दिया होगा उससे हम भाग कर लेंगे, तो औसत लाभ अपना आ जाएगा। औसत लाभ के बाद तुम्हें क्या निकालना है? औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य निकालना है। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य। अब ये कैसे निकालना? देखो, फॉर्मूला क्या आएगा इसमें? हमने औसत लाभ तो निकाल लिया है। ठीक है, औसत लाभ, इसको हमें क्या करना है? 100 अपॉन, वो क्या लिखते थे अपन? NRR, मतलब सामान्य प्रत्यय की दर। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपना फॉर्मूला है। देखो, औसत लाभ अपने को यहाँ से मिल जाएंगे, फिर इंटू 100 डिवाइड बाई सामान्य प्रत्यय की दर, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। फिर तीसरा हमें क्या निकालना है? तो वो है विनियोजित पूंजी। ये तो अपने को आता है, कैसे निकालते हैं विनियोजित पूंजी? क्वेश्चन में या तो हमें दे रखी होगी विनियोजित पूंजी, और अगर नहीं दे रखा होगा तो हम कैसे निकालेंगे? हमारी जो एसेट्स है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो ये माइनस करने के बाद अपने को क्या आ जाएगा? अपनी विनियोजित पूंजी आ जाएगी। और फिर चौथा हम क्या निकालेंगे? ख्याति। ख्याति कैसे आएगा? ये जो आंसर आया था अपना सेकंड का जो आंसर आएगा, और माइनस थर्ड का आंसर। मतलब फॉर्मूला में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य, इसमें से हम क्या घटाएंगे? विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी। ठीक है, बहुत सिंपल है। बस ये 4 स्टेप्स में अपना आंसर आ जाएगा। पहले क्या निकालेंगे? फिर से देख लो, एक बार याद कर लो इस स्टेप्स को। औसत लाभ निकालना है, फिर औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य निकालना है। कैसे? औसत लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई किससे करना है? सामान्य प्रत्यय की दर, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तीसरा क्या करना है हमें? विनियोजित पूंजी। या तो क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी हमें दे रखी होगी, और अगर नहीं दे रखी होगी तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो हमें एसेट्स दिया होगा और लाइबिलिटीज़ दी होगी, माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। फिर ख्याति की गणना कैसे करेंगे? जो दूसरे में आंसर आया था माइनस तीसरे का आंसर, तो अपना
अपनी क्या आ जाएगी, ख्याति आ जाएगी। बहुत सा सिंपल है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर, फिर हम लोग अपना दूसरा मेथड देखेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। एक फर्म का औसत लाभ 15,000 है, मतलब क्वेश्चन में हमें औसत लाभ दे रखा है, और फर्म की पूंजी 1,00,000 है, तो ये हमारी विनियोजित पूंजी हो गई। सामान्य प्रत्यय दर 10% है, ये हमें हो गया है। एनआरआर दिया हुआ है। लाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। ठीक है, देखो पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है हमने लिख लिया, औसत लाभ दे रखा है, फर्म की पूंजी दे रखी है, और सामान्य प्रत्यय दर ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब सबसे पहले अपन स्टेप वाइज आंसर करना है। हमेशा अपना आंसर जो होगा वो स्टेप वाइज होगा। तो पहला हम लिखेंगे औसत लाभ। तो क्वेश्चन में हमें औसत लाभ कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है। ठीक है, फिर दूसरा हम क्या निकालेंगे, दूसरा हमें निकालना है अपना औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालना है हमें। तो वो निकाल लेंगे हम लोग, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, देखो औसत लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई सामान्य प्रत्यय दर कितनी है, 10%। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना बचेगा, देखो 1010 कट, और ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 1,50,000। ठीक है, ये अपना दूसरे का आंसर आ गया। फिर तीसरा हमें क्या निकालना होता है, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी ये हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1,00,000 दे रखी है। अब चौथा हम क्या निकालेंगे, ख्याति। ख्याति कैसे, दूसरे का आंसर कितना आया था, 1,50,000, इसका आंसर कितना आया था, 1,00,000। तो हमें क्या करना है, सिंपल 1,50,000 माइनस हम क्या करेंगे 1,00,000, तो अपना आंसर आ गया ये 50,000। ये हो गई अपनी ख्याति। बहुत सिंपल है, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। फॉर्मूला लर्न अगर हो गया तो ये बहुत इजी है, लेकिन पहले फॉर्मूला फटाफट लर्न करो, है ना। चलो अब दूसरा क्या है, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अब इसके भी पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि बहुत इजी हो जाएगा। वही अपने 4 स्टेप में आंसर आएंगे हमेशा। देखो सबसे पहले यहाँ पर भी तुम्हें क्या निकालना है, औसत लाभ। अब मैं फिर से औसत लाभ का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। सेकंड तुम्हें क्या निकालना है, सामान्य लाभ। याद करो हम लोग ने कल जो मेथड पढ़ा था वो कौन सा था, सामान्य लाभ का। सामान्य लाभ कैसा आएगा, विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्यय की दर डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सामान्य लाभ। तीसरा तुम्हें क्या निकालना है, अधिलाभ। और ये अधिलाभ कैसे आएंगे, अधिलाभ औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा देंगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, अधिलाभ मिल जाएगा। और चौथा हम क्या निकालेंगे, ख्याति। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो स्टेप क्या है अपने सारे सेम है। अब ख्याति कैसे निकालना है हमें, अधिलाभ इंटू 100 सामान्य प्रत्यय की दर। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो अपने सारे फॉर्मूला क्या है, सेम है, और उसके बाद खाली ये फॉर्मूला अपना अलग हो रहा है। देखो वापस औसत लाभ का फॉर्मूला क्या आता है, कुल लाभ डिवाइड बाय अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। फिर सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं, विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्यय की दर डिवाइड बाई 100। अधिलाभ कैसे निकालेंगे, औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा देंगे, तो फिर ख्याति की आ जाएगी, कैसे आएगी, अधिलाभ इंटू 100 डिवाइड बाई सामान्य प्रत्यय की दर। ठीक है, चलो अब मैं आंसर दूसरा नहीं ले रहा हूँ, हम यही क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड से हम लोग आंसर सॉल्व करके चेक भी कर लेते हैं कि अपना आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो फिर से उसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। पहला स्टेप अपने को क्या लिखना होता है हमेशा, औसत लाभ। तो इस क्वेश्चन में देखो औसत लाभ पहले से ही दिया हुआ था, कितना, 15,000। हम दूसरा क्या निकालते हैं, सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ कैसा आएगा, विनियोजित पूंजी। तो क्वेश्चन में पूंजी दी गई हमें 1,00,000 इंटू कितना प्रतिशत है, 10%, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, ये आ गया सामान्य लाभ। अब तीसरा हम क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ के बाद अधिलाभ। अधिलाभ कैसे आएंगे, 15,000 में से 10,000 घटा देंगे, तो 15,000 माइनस 10,000, तो ये आंसर कितना आ गया, 5,000। और चौथा हम क्या निकालेंगे, ख्याति। ये ख्याति कैसा आएगा, ये 5,000 लिख देंगे, 5,000 इंटू 100
डिवाइड बाई 10, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 50,000। देखो इस मेथड से भी तुम्हारा आंसर 50,000 आया था और इस मेथड से भी आंसर 50,000 आया है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन इस पर हम लोग और करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो वास्तविक औसत लाभ 46,000, सामान्य प्रत्यय की दर 10%, संपत्तियां हमें दी है 5 लाख, दायित्व हमें दिया हुआ है 1 लाख। औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। हम लोग दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, पहले जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। देखो वास्तविक औसत लाभ 46,000, सामान्य प्रत्यय की दर 10%, संपत्तियां हमें 5 लाख दे रखी है और दायित्व हमें दे रखा है 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से हम अपना आंसर निकालेंगे। देखो पहले फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, औसत लाभ। जो क्वेश्चन में हमें वास्तविक औसत लाभ दे रखा है तो यही हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वास्तविक औसत लाभ। अब ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें तो अमाउंट दे रखा है 46,000, ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। अब हमें सेकंड क्या निकालना होता है, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य। तो हम लोग सेकंड निकालेंगे अपना औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य। ठीक है, कैसे आएगा, जितने भी अपने औसत लाभ है, देखो अपना औसत लाभ कितना है 46,000, इनटू क्या करेंगे 100 डिवाइड बाय किससे करना है, सामान्य प्रत्यय दर वो कितना दे रखा है 10। तो ये आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 4,60,000। ये आ गया दूसरा आंसर। अब तीसरा हम क्या निकालते हैं, विनियोजित पूंजी। देखो विनियोजित पूंजी कैसे आएगी, जितनी भी अपनी संपत्ति दी है और दायित्व दिया है इन दोनों को घटा देंगे। तो 5 लाख तो अपनी संपत्ति दी हुई है और 1 लाख अपना दायित्व है। तो ये घटाने के पश्चात अपनी विनियोजित पूंजी कितनी आ जाती है 4 लाख। अब चौथा फॉर्मूला कौन सा आएगा, ख्याति, जिसमें हम क्या करते हैं ये माइनस ये। तो 4,60,000 में से हम 4 लाख को घटा देंगे तो अपना आंसर कितना आएगा 60,000। आया समझ में। ये हमने पहला वाला मेथड देखा था, कौन सा, औसत लाभों का औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। अब हम लोग देखेंगे अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से भी क्या ये आंसर अपना सेम आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहला हम क्या निकालते हैं, औसत लाभ, या लिख सकते हो वास्तविक औसत लाभ। जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 46,000 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा हम क्या निकालते हैं, सामान्य लाभ। अब ये सामान्य लाभ कैसे आता है, तो सामान्य लाभ आता है विनियोजित पूंजी। हमने यहाँ पे विनियोजित पूंजी निकाल रखी है, वो कितनी है 4 लाख। 4 लाख का 10%, सही है, क्योंकि सामान्य प्रत्यय की दर कितनी दी है 10%। तो ये कितना आ जाएगा 40,000, ये आ गया 40,000। तीसरा हम क्या निकालेंगे, अधिलाभ। और अधिलाभ कैसे आएंगे, ये 46,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे। तो ये 46,000 में से हमने 40,000 को माइनस कर दिया तो कितना बच गया, ये 6,000, ये 6,000 बच गया। अब चौथा हम क्या निकालेंगे, ख्याति। ये कैसा आएगा ख्याति, तो अब ये हम अधिलाभ लेते हैं 6,000, इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 60,000। चेक करो क्या इसका भी आंसर 60,000 है, बिल्कुल बराबर करेक्ट। तो देखो ये भी 60,000 है और ये भी 60,000 है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन लिख लो, फटाफट कॉपी कर लो। अब तीसरा मेथड देखते हैं हम, गुप्त या छिपी हुई ख्याति। ठीक है, या फिर अनुमानित ख्याति विधि, हम इसे क्या कहेंगे, हिडन गुडविल मेथड। अब देखो ये जो ख्याति है वो छिपी हुई है, उसे हमें ढूंढ के निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो जो नया साझेदार आता है, नया साझेदार अपने साथ क्या लेकर आता है, पूंजी लेकर आता है। अब नए साझेदार को हम लाभ में से कुछ हिस्सा देते हैं। अब उन दोनों के आधार पर हम क्या ज्ञात करते हैं, पहले फर्म की पूंजी ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखा दूंगा यहाँ पे, पहले समझ लो एक बार। नया साझेदार जो लाभ का हिस्सा लाता है और उसके द्वारा जो लाई गई पूंजी, उन दोनों के आधार पर हम क्या ज्ञात करते हैं, फर्म की
कुल पूंजी ज्ञात करते हैं। फिर उस फर्म की कुल पूंजी में से हम जो पुराने साझेदार हैं उनकी जो समायोजित पूंजी है वो घटाते हैं, और फिर नया साझेदार जो पूंजी लाया था वो भी घटा देते हैं। उसके बाद जो हिस्सा बच जाएगा, जो आंसर आएगा, वो अपने लिए क्या है, फर्म की ख्याति। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो हम सबसे पहले, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, देखो नए साझेदार के लाभ का हिस्सा दिया होगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ, स्टेप्स लिख रहा हूँ सारे। नए साझेदार का लाभ में हिस्सा, ये हमें दिया होगा। चलो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ये दिया हमें दिया 1/5, ये अब नए साझेदार को लाभ में हिस्सा दे रहे हैं। फिर नए साझेदार की पूंजी, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि नया साझेदार मान लो 1,00,000 रुपए क्या ला रहा है, पूंजी के ला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, फर्म की कुल पूंजी। फर्म की कुल पूंजी हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है, जो नया साझेदार जो पूंजी ला रहा है और उसको हमने जो लाभों में हिस्सा दिया है उसके आधार पर। तो देखो 1,00,000 रुपये वो लेके आ रहा है, वो 1/5 हिस्से के लिए, तो पूरे हिस्से के लिए कितना पैसा होगा, तो वो हो गया मेरा 5,00,000। तो ये जो आंसर आया 5,00,000, ये क्या है, फर्म की कुल पूंजी है ये। और ये फर्म की कुल पूंजी निकालने के पश्चात हम इसमें से जो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, एक तो हमें ये घटाना है, पुरा साझेदारों की समायोजित पूंजी, मान लो पुराने साझेदार की समायोजित पूंजी है 3,00,000, तो ये इसमें से घटा देंगे, और इसमें से नए साझेदार की पूंजी वो भी हमें घटा देना है। नया साझेदार कितना लाया था, 1,00,000, ये घटा देंगे। देखो 5,00,000 में से 4,00,000 गए तो 1,00,000 बच गया, और ये 1,00,000 क्या होगा, ये होगी फर्म की पूंजी, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी फर्म की पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाया, अनुमान लगाया, एक अनुमानित पूंजी, इसलिए हम दूसरा नाम क्या आता है इसका, अनुमानित ख्याति विधि, ठीक है। या फिर हम क्या कहेंगे, इसे गुप्त विधि भी कह सकते हैं। तो कैसे निकाला हमने, यहाँ पे पहले नए साझेदार का लाभ में हिस्सा कितना है वो लिखना है, फिर नए साझेदार की पूंजी कितनी ला रहा है वो लिखना है। इन दोनों के आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे। फर्म की पूंजी निकालने के पश्चात हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पुराने साझेदार की समायोजित पूंजी और नए साझेदार की पूंजी, दोनों घटाने के पश्चात, और जो हमें आंसर आएगा वो क्या होगा, फर्म की ख्याति, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो बुक में तुम्हारा दे रखा है। पहले हम लोग सारे क्या कर रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर उसके साथ जितने भी हमने मेथड्स पढ़े उसके सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे। देखो अब यहाँ पे ए बी एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमश 20,000 व 30,000 है। ये दो साझेदार पहले से दिए हुए, ए बी जिनकी पूंजी हमें दी गई है। सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है जो पूंजी के रूप में 15,000 लाता है। सी को हम लोग 1/5 हिस्सा दे रहे हैं और वो पूंजी कितना ला रहा है, 15,000। उक्त सूचनाओं से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो देखो सबसे पहले हम लोग जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिख देंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नया साझेदार कौन आ रहा है, सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है, तो हम लोग उसको दे रहे हैं 1/5। अब सी की पूंजी वो भी क्वेश्चन में दे रखी है, तो सी की पूंजी कितनी है, तो वो है 15,000। बस ये दोनों हमें चाहिए। इन दोनों के आधार पर हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले फर्म की पूंजी निकाल लेंगे। अब फर्म की पूंजी कैसे आ जाएगी, जो 15,000 दिया हुआ है इसके भाग को हम उल्टा कर देंगे, तो ये फर्म की पूंजी कितनी आ गई, 75,000। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, ए और बी की पूंजी। सबसे पहले ए और बी की पूंजी घटा दो, इसमें से 20,000 और 30,000 तो 50,000, तो ये हट गया। और इसमें से और हमें क्या घटाना है, सी की पूंजी। सी की पूंजी कितना आया है, 15,000, तो ये हम 15,000 भी इसमें से घटा देंगे। तो देखो 75 में से 65 गया तो कितना बच गया, 10,000। और ये 10,000 क्या आ जाएगी, ये है फर्म की ख्याति।
ठीक है, ये आया समझ में। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, जैसे हम ये जो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी है ना, जैसे यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली क्या दिया होता है, ए और बी का हमें डायरेक्टली पूंजी दिया होता। अब ये समायोजित पूंजी का मतलब क्या होता है, जो एक तो हमारे पास क्या दी होगी, समझो पूंजी दी होगी, पूंजी शेष दिया होगा, उसमें हम संचय जो होते हैं वो इसमें हम बांट देते हैं, जो लाभ होते हैं वो हम इसमें बांट देंगे, और अगर कुछ हानि दी होगी तो हम उसमें से घटा देंगे। ये सब जोड़ने और घटाने के पश्चात हमें जो पूंजी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, समायोजित पूंजी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसी में, ताकि वो तुम्हें समायोजित पूंजी इसका भी क्लियर हो जाएगा। देखो प्रश्न, ए व बी साझेदार है जिनकी पूंजी खातों के शेष 10,000 व 20,000 है। चिट्ठे में अवतरित संचय 10,000 का है। अब ये 10,000 संचय दिया हुआ है तो संचय हम इनमें बांट देंगे। फिर सी को 1/4 हिस्से के लिए फॉर्म में प्रवेश देते हैं जो 20,000 पूंजी लाता है। उक्त सूचनाओं की ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। बस इतना ही हमें दिया है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपना दूसरा प्रश्न है। हम पहले किसका हिस्सा लिखना है, हमें सी का हिस्सा लेना है। सी का हिस्सा, हम सी को कितना हिस्सा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1/4। फिर सी की पूंजी, हम सी कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, सी लेकर आ रहा है 20,000। अब इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्म की पूंजी ज्ञात करेंगे। अब फॉर्म की पूंजी कैसे आएगी, ये 20,000 इंटू इसको क्या करेंगे 4/1, तो ये कितना आ जाएगा 80,000। तो ये तो क्या आ गई अपनी फर्म की पूंजी। अब इसमें से क्या घटाएंगे हम, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी देखो बहुत आसान है। ए की पूंजी और बी की पूंजी कितना दिया हुआ था, 10,000 और 20,000, और इसमें जो संचय दिया हुआ था वो हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या तो ये इसको क्या करेंगे 5,000 दोनों में बांटेंगे, 15,000 और 25,000 रहेगा, या फिर 10 + 20 और इसी में 10 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा ये 30 और 40,000। तो इनकी पूंजी हमने यहाँ से घटा दी 40,000। फिर इसमें से किसकी पूंजी घटाएंगे हम लोग, सी की पूंजी, और सी कितनी पूंजी ला रहा है तो 20,000। तो 80 में से 60 चले गए तो कितने बचे 20। तो ये 20 क्या हो गई, ये हो गई अपने फर्म की ख्याति। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। फिर इसमें 2 छोटे छोटे मेथड और हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब इसमें चौथी विधि हम देखते हैं। देखो, क्रय प्रतिफल विधि, जिसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन मेथड। अब ये मेथड कैसा है, देखो जैसे हम कभी किसी का व्यवसाय अगर खरीदते हैं तो हम उस व्यवसाय में क्या खरीदते हैं, शुद्ध संपत्तियाँ। अब ये शुद्ध संपत्ति क्या होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। हम किसी भी व्यवसाय को अगर खरीदते हैं तो हम उसके पास जितने एसेट्स है और जितनी लाइबिलिटीज़ है उसके बदले में हम उनको क्या देते हैं, पैसे देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रय प्रतिफल। अगर जितने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है अगर उससे ज़्यादा मैंने उनको पैसा दिया है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, ख्याति हो जाएगी। तो ख्याति का फॉर्मूला कैसा आएगा, क्रय प्रतिफल मतलब परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया होगा, क्रय प्रतिफल दिया होगा क्वेश्चन में, और तुम्हें संपत्ति और दायित्व दिए होंगे। तो तुम्हें क्या निकालना है, पहले शुद्ध संपत्तियाँ निकालनी है, फिर उसके बाद क्रय प्रतिफल दिया होगा, माइनस करना है, तुम्हें क्या मिल जाएगा, ख्याति मिल जाएगी। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। चौथा देखो, एक व्यवसाय की संपत्तियाँ 2 लाख है व दायित्व 50,000 के हैं। तो यहाँ पे शुद्ध संपत्ति कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख की। व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 1.70 तय हुआ। हम 1.5 के बदले हम कितना दे रहे हैं, 1.70। इसका मतलब ख्याति कितनी हो गई, 20,000। बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें एक आखिरी एक विधि है, वार्षिकी विधि, जिसको हम कहेंगे एन्युटी मेथड। अब देखो इसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। देखो ख्याति कैसे गणना की जाती है, सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ कैसे निकालते हैं ये तुम्हें आता है। अधिलाभ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें औसत लाभ चाहिए, फिर सामान्य लाभ चाहिए, फिर औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा देंगे
तो अपने क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और ये हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में दे रखी होगी। ठीक है, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हमें ये एक छोटे से फॉर्मूला से हमें ये निकालना है। ज़्यादातर ये डायरेक्टली हमें दे रखा होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं दे रखा होगा तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो यहाँ पे सब ज़्यादातर क्या है, 100 ये सब आ रहा है। एन का मतलब क्या होता है, वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या मतलब 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, वो आ जाएगा वर्षों की संख्या। और आर का मतलब क्या होता है, सामान्य प्रत्यय दर। ये हमने पहले भी देख रखा है। सामान्य प्रत्यय दर क्या हो सकता है, 10% हो सकती है, 8% हो सकती है, कोई भी आ सकता है प्रतिशत यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये एक फॉर्मूला से हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। उसके बाद सुपर प्रॉफिट हमने निकाल रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे 5 मेथड्स हमने टोटल पढ़े हैं गुडविल में। अब ये सारे गुडविल के जो तुम लोग के ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सब याद कर लो फटाफट। देखो हम लोग ने 5 कौन से पढ़े थे, वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि में हम लोग ने औसत लाभ आधार पढ़ा था और अधिलाभ आधार पढ़ा था। औसत लाभ आधार में 2 विधि हमने पढ़ी थी, सरल औसत लाभ और भारित औसत लाभ। ठीक है, तो ये हो गए अपने वर्षों की क्रय विधि में ये 2 मेथड आ गए। फिर हमने पढ़ा था पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में भी 2 हमने मेथड पढ़े थे, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि और अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। फिर है गुप्त विधि, फिर है क्रय प्रतिफल विधि, और लास्ट हम लोग ने पढ़ा था वार्षिकी विधि। अब ये जितने भी इसके फॉर्मूला है, सबसे पहले तुम लोग क्या करो, ये फॉर्मूला को एक जगह पर सब लिख लो और फिर उसे याद कर लो। एक जगह लिखने के बाद फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक फॉर्मूला तुम्हारे याद नहीं हो क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, बिकॉज फॉर्मूला अगर याद हो गए तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। नहीं तुम क्वेश्चन पहले पढ़ोगे, फिर जाके फॉर्मूला ढूंढोगे, फिर सॉल्व करोगे, उसमें तुम्हें कोई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में ये जितने भी मेथड है इस पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी तक के लिए ये फॉर्मूला सारे लर्न करो, फिर हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।